आज की इस बेहद खास व्याख्या में हम एक ऐसी पुरानी और गहराई से भरी दादी नानी के ज़माने की पंजाबी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो हमें सीधा हमारे बचपन की यादों में ले जाएगी। ये कहानी है एक टूटा और टूटी की। जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए जब जंगल सच में बहुत घने हुआ करते थे, चारों तरफ हरियाली थी और पक्षी आपस में बातें किया करते थे। ऐसे ही एक जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे शीशम यानी टाली के पेड़ पर एक टूटा और टूटी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पास के ही एक गांव में एक जट का बहुत बड़ा आमों का बाग सामने आता है। और सच मानिए, यही खूबसूरत सा दिखने वाला बाग इस कहानी का मेन सेंटर बन जाता है, जहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। आखिर क्या होता है जब हम महज कुछ पलों के लालच के चक्कर में आकर किसी की बहुत ही समझदारी भरी सलाह को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं? ये सवाल दरअसल इस लोक कथा की जो मॉरल टेंशन है उसको शुरू होने से पहले ही बिल्कुल क्लियर कर देता है। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, बल्कि उन चुनावों की कहानी है जो कभी न कभी हम सबके जीवन में आते हैं। चलिए अब इस मुद्दे की थोड़ी गहराई में चलते हैं। यहाँ सीधा सीधा मुकाबला है तोते के लालच और तोती की सावधानी के बीच। तोते को उस जट के बाग के रसीले मीठे आम इतने ज्यादा पसंद थे कि अगर उसका बस चलता तो वो दिन भर वहां बैठकर उन मीठे आमों के मजे लेता रहता। लेकिन दूसरी तरफ थी तोती, जो काफी समझदार थी। वो हमेशा उसे वहां जाने से रोकती थी। उसे पता था कि बाग में शिकारी छिपे हो सकते हैं और खतरनाक जाल बिछे हो सकते हैं। और देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे तुरंत खुशी पाने की लालसा और एक समझदारी भरी सावधानी के बीच हमेशा एक जबरदस्त टक्कर चलती रहती है। दिन की शुरुआत से लेकर ढलती शाम तक ये टेंशन कैसे बढ़ती है, ये देखना सच में दिलचस्प है। सुबह सुबह टूटी ने तोते से कहा कि बच्चों को जोरों की भूख लगी है और उनके लिए खाना लाना है। तोता भी खुशी खुशी खाने की तलाश में उड़ गया। दोपहर आते आते उसने बच्चों के लिए खाना तो इकट्ठा कर लिया, पर वापस आते वक्त रास्ते में वही जट का आमों का बाग आ गया और बस उसका मन लालच में आ गया। फिर आती है शाम। टूटी और बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है। टूटी को अब गहरी चिंता होने लगती है और आखिर में अपने पति की फिक्र में वो बच्चों को वहीं छोड़कर उसकी तलाश में निकल पड़ती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोचक है वो है ये काव्यात्मक पंक्तियां। जरा इन शब्दों की लय पर ध्यान दीजिए। तुतिया मन मोतिया, तू जट दे खेत न जावे, लक तुन तुनु, ओथे बैठे हैं शिकारी, तैनु फांसियां ला लेंगे पावे। ये जो रिदम है ना, ये कहानी को एक अलग ही फील देती है। ये सीधा हमें उस पुरानी मौखिक कहानी सुनाने की परंपरा से जोड़ती है, जहां आवाज, दोहराव और लय ही कहानी की असली जान हुआ करते थे। तोती ने लगातार चेतावनी दी थी कि वहां शिकारी बैठे हैं जो तुझे जाल में फंसा लेंगे, पर तोते ने एक ना सुनी। और यहां आकर कहानी बिल्कुल पलट जाती है। तोते की उस एक पल की कमजोरी, वो आमों का लालच, उसे सीधा शिकारियों के बिछाए हुए जाल में ले जाता है। जब उसे अपनी इस भयानक गलती का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे समझ आता है कि एक छोटी सी भटकन सीधे तबाही की ओर ले आई है। अब वो उस जाल में पूरी तरह से लाचार था। जब तोती उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है और अपने पति को जाल में फंसा हुआ देखती है, तब तक तोता अपने बचाव की सारी उम्मीद छोड़ चुका था। उसका जवाब इतना मार्मिक है कि किसी का भी दिल छू ले। नी मैं जियुंदा नी मैं जगदा, तू मुड़ बच्चियां कोल जा, नी तू तोटिए मन मोतिए, नी लख तुनो टुनो। ये लाइन तोते की गहरी निराशा को बिल्कुल साफ दिखाती है। वो कहता है कि मैं तो अब जिंदा नहीं बचने वाला, इसलिए तुम जल्दी से वापस बच्चों के पास लौट जाओ। उसने खुद को हालात के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। अब यहाँ एक नया और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब टूटी अपने पति को बचाने के लिए शिकारियों के सामने मिन्नतें करती है, गिड़गिड़ाती है, और उसकी वो सारी प्रार्थनाएं पूरी तरह से बेअसर हो जाती हैं? अगले दिन भी टूटी आती है और टूटा अभी भी जाल में है। वो शिकारियों के पास जाकर बहुत तरले करती है, लेकिन शिकारियों का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। कहानी अब अपने सबसे नाजुक और इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस पुकार का जज्बाती वजन जरा महसूस कीजिए। ताली मेरे बछरे लख तुनु तुनु, मी आया फिज जाएंगे, ठंड लगी थर जाएंगे, भूख लगी मर जाएंगे।
टूटी बेहद असहाय होकर शिकारियों को बताती है कि उस शीशम के पेड़ पर उसके छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल अकेले हैं। अगर बारिश आई तो वो भीग जाएंगे, ठंड से ठिठुर जाएंगे और भूख से मर जाएंगे अगर उनके माता पिता वापस नहीं गए। ये एक माँ का सबसे गहरा डर है जिसे वो आंसुओं के साथ उनके सामने रख रही थी। पर सबसे कमाल की बात ये है कि टूटी हार नहीं मानती। वो एक के बाद एक बहुत ही चतुराई भरे कदम उठाती है। पहला, उसने तूते को जाल में ढूंढा। दूसरा, शिकारियों से मिन्नतें की, हालांकि उन्होंने ठुकरा दिया। उसका तीसरा और सबसे स्मार्ट कदम था, वो भागी भागी एक चूहे के पास गई और उसे भी वही तली मेरे बचरे वाली लाइनें सुनाकर अपना दर्द बयान किया। और चौथा स्टेप, चूहा तुरंत मान गया। वो तूती के साथ बाग में गया और अपने तेज दांतों से उसने जाल को कुतर दिया और इस तरह एक छोटे से चूहे की मदद से तूता आजाद हो गया और दोनों फुर करके वहां से उड़ गए। इस पूरी कथा के सेंटर में ये एक शब्द बसा हुआ है, तोत्या मनमोत्या। ये सिर्फ कोई नाम नहीं है बल्कि एक प्रतीक है, एक ऐसे इंसान का प्रतीक जो पल भर के दुनियावी लालचों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और जो छिपे हुए खतरे हैं उन्हें देखना ही भूल जाता है। एक गलती और सब कुछ दांव पर लग गया। ये कहानी बहुत ही सिंपल तरीके से मिलकर काम करने, सावधानी बरतने और लालच से दूर रहने का सबक सिखाती है। लेकिन हमारी ये व्याख्या यहीं खत्म नहीं होती। इस स्रोत यानी इस कहानी का एक बहुत गहरा सांस्कृतिक मकसद भी है। दरअसल इस पुरानी कहानी का इस्तेमाल नई पीढ़ी को गुरबानी से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। किड्स सिमरन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को पहली पातशाही गुरु नानक देव जी, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी और चौथी पातशाही गुरु रामदास जी के बारे में सिखाया जा रहा है। ये इस स्रोत का असली मकसद है, सिख इतिहास और संस्कृति की इन मजबूत जड़ों को आज के बच्चों तक पहुंचाना। और ये जो कोशिश है ये ज़मीनी स्तर पर कितनी असरदार है, ज़रा ये देखिए। इन नामों और इनकी उम्र पर ध्यान दीजिए। सिर्फ 5 साल के तेज सिंह और अश्मीन कौर, 9 साल की गुरनूर, 6 साल की महरीन और ज़रा सोचिए 2 साल के गुरबाज और आमरा। साथ ही ईकमजोट, परमवीर, जपनूर और 4 साल की जपजी कौर। इतने छोटे छोटे बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि ऐसी पुरानी नैतिक कहानियां आज भी कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने और हमारी संस्कृति को जिंदा रखने में कितना बड़ा रोल निभा रही हैं। तो आखिर में इस स्रोत की ये व्याख्या हमें एक बेहद प्रभावशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में ऐसी पुरानी नैतिक कथाएं किस तरह आगे भी मदद करती रहेंगी। ये सवाल दरअसल हमारी विरासत की ताकत को दर्शाता है। इन कथाओं को जिंदा रखना सचमुच अपनी पहचान और अपनी जड़ों को जिंदा रखना है। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक सदियों पुराना सांस्कृतिक पुल है जो हमें हमारे आज से जोड़ता है। इस बेहद रोचक लोक कथा की इस व्याख्या में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।